आप लोगों से ये निवेदन करते हैं कि आप सब एकत्रित हों और इकट्ठे हों और एक साथ अपने आवाज को बुलंद करें। ये चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में वोटों को देखती है राजनीतिक दल। आप इस चीज को आप अपने दिमाग से निकाल देना कि कोई भी दल बेरोजगारों को रोजगार देने के पक्ष में है। अगर होता तो संविदा प्रथा को कुप्रथा घोषित करते, कहे ना। अगर हिम्मत है तो बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी, रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी ये करें ना अपने विभाग से ठेका प्रथा को समाप्त। संविदा प्रथा के रूप में जो कुप्रथा चल रही है, जो शोषणवादी नीति चल रही है, उसको करें ना समाप्त। अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी कहे ना कि मैं सरकार में आऊंगा या हमारी पार्टी सरकार में आएगी तो संविदा प्रथा खत्म करेंगे। ये जो कुप्रथा है, बेरोजगारों का शोषण करने की प्रथा, इसको हम समाप्त करेंगे। कोई नहीं कहता, न अरविंद केजरीवाल कहते, न नीतीश कुमार कहते, न अखिलेश कहता। कोई भी किसी को भी लेना देना नहीं है बेरोजगारों युवाओं के शोषण काल से। ये शोषण काल चल रहा है। जय हिंद साथियों। सबसे पहले एनटीपीसी में कमर्शियल और गुड्स गार्ड्स और स्टेशन मास्टर आदि को समय पर समय दिया गया रेलवे द्वारा, और समय पर समय देने के बाद कि आज नहीं, इस महीने नहीं, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, और अंत में यह कह दिया गया कि अब जगह खाली नहीं बची, अब अभ्यर्थियों की जरूरत नहीं है। तो इस बीच में आखिर कैसी वो पोस्ट भर दी गई, ये सवाल हम जैसे पत्रकारों के जहन में भी कौंधता है। तो फिर अभ्यर्थी के दिमाग में तो कौंधता ही होगा जिनका अपना भविष्य दांव पर लग गया और जो इंतजार कर रहे थे कि रेलवे के अधिकारियों ने कहा है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, अब नहीं कुछ दिन बाद हमारा भविष्य सुधरेगा, हमें जॉब मिलेगी, और अंत में उन्हीं अधिकारियों द्वारा यह कह दिया जाना कि अब अभ्यर्थियों की जगह नहीं है। तो ये सवाल कौनता है कि वो जगह गई कहां। इन तमाम सवालों का पीछा गांधी टीवी लगातार कर रहा है। आज जैसे कि मैंने कल कहा था कि हम विशेष करके कुछ अलग अलग कैटेगरीज को, अलग अलग वैकेंसीज को कैटेगराइज करते हुए वीडियोस बनाएंगे। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आपके लिए यह मेहनत, देश के लिए यह मेहनत, युवा बेरोजगारों के लिए जो देश का भविष्य है, यह मेहनत हमें करनी पड़ेगी। तब ही हम राष्ट्र निर्माण के भागीदार चैनल कहलाएंगे। अन्यथा सांप बिच्छू की लड़ाई और गैंगस्टर रास्ते में पेशाब करते हुए को दिखाना और हिंदू मुस्लिम करके दिखाना, ये बहुत से चैनल कर रहे हैं। वो राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये उन्हें सोचना है। हम राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये आप बेरोजगार अभ्यर्थियों को सोचना है। अगर लगता है कि हमारी आवाज आपकी आवाज है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और जुड़ें, क्योंकि हम राष्ट्र निर्माण का मिशन है। साथियों, जो मेन जो बात थी वो ये है कि आरआरसी लेवल 1 2019 की बात हम कर रहे हैं, B2C1 की। तो उसमें डीबी में 13,153 1:1 में कैंडिडेट बुलाए गए और 954 पोस्ट बदले गए हैं। 382 बच्चे उसमें अनुपस्थित रहे हैं। जो एडजेक्ट पैनल है वह 11,803 का आया है। पैनल के बाद लगभग 1350 सीटें खाली है। ओबीसी में लगभग 71% और ईडब्ल्यूएस में 65% कट ऑफ गई है। B2C1 में जो पास नहीं होंगे उस पोस्ट को आरआरसी का मानना है कि आगे जो री मेडिकल होगा उस री मेडिकल में मर्ज किया जाएगा। यहां भी एक झोल है। झोल क्या है कि आरआरसी ये मान रही है कि री मेडिकल में मात्र 7 से 10% बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं। यानी जब दोबारा मेडिकल किया जाता है तो 7 से 10% बच्चे ही उस मेडिकल में पास होते हैं।
तो ये अंदाजा लगाकर इतनी ही पोस्टें खाली रखी जाती है। तो ये जो झोल है कि आपको कैसे सपना आ गया, किस तरीके से आपको, यानी या तो आप तय करके बैठे हो कि हमें 7 से 10% के बीच में ही बच्चे रहने, बाकी सबको री मेडिकल में भी हमें स्वीकार नहीं करना है। तो यहां भी झोल है और बच्चे यहां भी आशंकित है और हम भी आशंकित हैं। इसके अलावा B2C1 से अगर कोई बच्चे B1 में सेलेक्ट होते हैं, B1 में कन्वर्ट हो जाते हैं री मेडिकल में, तो उन बच्चों को भी नौकरी मिलेगी। ये एक खबर है जो निकल कर आ रही है। और ये जो पैनल था ये 15 अप्रैल को आया है और 15 जुलाई तक ज्वाइनिंग होगी। लेकिन कुछ RRCs में, जैसे कि फिरोजपुर में, अभी तय नहीं किया गया है समय, वहां ट्रैकमैन को बुलाया गया है, इस वजह से शायद वो अभी समय बढ़ा रहे हैं। रिप्लेसमेंट पैनल अभी तय नहीं होना है। रिप्लेसमेंट पैनल पूरी कट ऑफ जारी होने के बाद, और ये जो पैनल क्लोज होगा उससे पहले रिप्लेसमेंट पैनल आएगा। जो हमारे पास जानकारी है, जो सूचना है, जो सिस्टम है, उसके आधार पर जब सभी लोग ले लिए जाएंगे और जब पैनल क्लोज करने से कुछ समय बच जाएगा तब ये रिप्लेसमेंट पैनल आएगा। तो रिप्लेसमेंट पैनल में भी बहुत कम बच्चों के होने की संभावनाएं हैं। एक और चीज आई है इस पूरी समस्या में, कई बच्चे संबंधित कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट और बहुत सारी जो डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं दे पाए। तो जब वो नहीं दे पाए हैं तो उन्हें वांछित जगह नहीं मिल रही है। जो सॉफ्ट वर्क चुनने का अधिकार है, जो हॉस्पिटल का है या और भी जो भी लाइनमैन का है, जो भी सॉफ्ट वर्क होता है उसे चुनने का अधिकार नहीं मिल रहा है। तो उन्हें हार्ड वर्क दिया जाएगा, हार्ड वर्क की कैटेगरी में लिया जाएगा। लेकिन गांधी टीवी ये अपेक्षा इन बच्चों के लिए करता है, इन अभ्यर्थियों के लिए करता है कि जब भी बाद में, क्योंकि बेरोजगारी एक ऐसी परेशानी होती है कि वो ज्यादा घूम फिर नहीं सकता, ज्यादा समय भी नहीं दे सकता और उसको कोई सुनता भी नहीं है। तो जब भी भविष्य में उसके पास ये संबंधित कास्ट सर्टिफिकेट आ जाए तब सरकार थोड़ा सा शिथिलता प्रदान करे, सरकार नियम बदले। नियम बदल सकते हैं। हमने कल भी कहा कि जब आप दिल्ली में ट्रांसफर के अधिकार पाने के लिए अध्यादेश ला सकते हैं तो इन बेरोजगारों का क्या कसूर, इनके लिए अध्यादेश क्यों नहीं लाती सरकार। तो ये एक बड़ी सोचने वाली विषय है। इसमें सबसे बड़ी फायदा क्या है पता है आपको, जो ST SC OBC EWC के बच्चे हैं, अगर उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाया तो वो ऑटोमेटिकली अभी जनरल कैटेगरी में पड़े हुए हैं। तो अगर आप शिथिलता प्रदान करेंगे तो वो जनरल से नीचे आएंगे और जनरल से नीचे आएंगे तो उन्हें सॉफ्ट कैटेगरी मिलेगी और जनरल में पोस्ट खाली होंगी तो जनरल के कुछ बच्चों को और ज्यादा मिलेगा। तो ये एंटायरली फायदा वाली बात है। रेलवे को भी फायदा हो रहा है, EWS ST SC OBC में जो हार्ड कैटेगरी में जा रहे हैं उन्हें सॉफ्ट कैटेगरी भी मिल रही है और जनरल कैंडिडेट को भी फायदा हो रहा है। तो सबको फायदा हो रहा है। तो लिहाजा रेलवे को इस बात को कर देना चाहिए। हम इसकी आवाज उठाते रहेंगे, बुलंद करते रहेंगे। लोग कहते हैं, एक भ्रम फैलाया हुआ है कि सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही कट ऑफ आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मुंबई RRC वाला मामला हुआ था, वहां पर जब गांधी टीवी गया था और पटना मॉडल लागू करवाया था, तब भी ये बात उठी थी। तो अधिकारियों से हमारी बात हुई थी तो अधिकारियों ने ये कहा था कि कट ऑफ अगर लागू होगा तो पूरे में एक साथ लागू होगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जनरल में आ जाए और बाकी छूट जाए, ST में आ जाए बाकी छूट जाए। जनरल, ST SC OBC EWS और PWD, इन सभी में एक साथ कट ऑफ लागू होगा और समानुपात लागू होगा। ऐसा नहीं किसी का अनुपात ज्यादा होगा किसी का कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है, समानुपात लागू होगा। तो ये भी एक क्लियर करने वाला पॉइंट है। धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, ये धरना प्रदर्शन और मुंबई में जो हाई कोर्ट में केस किया जा रहा है, तो एक बात बिल्कुल ध्यान रखें, हमने कहीं भी एग्जाम में घोटाले का आरोप नहीं लगाया है। कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि पेपर में गड़बड़ी हुई है, एग्जाम में घोटाला हुआ है या मार्क्स देने में कोई घोटाला हुआ है, ऐसा कहीं भी हमने नहीं कहा है। हाँ, एग्जाम के बाद भर्ती के नियमों में फेरबदल किए गए, भर्ती में घोटाला हुआ है, भर्ती में
भर्ती करने वाले प्रक्रिया में अलग अलग पैमाने तय किए गए हैं, अलग अलग जोन में, अलग अलग आरआरसी में। तो यहां हमें दिक्कत है। तो अगर कहीं पर भी केस होता है तो वो केस भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही होता है, और भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद जो बच्चे भर्ती प्रक्रिया में वंचित हो जाते हैं वे ही कर सकते हैं बिना भर्ती प्रक्रिया के। तो भर्ती प्रक्रिया जहां शुरू हो चुकी है वहां केस किया जा सकता है, और उन बच्चों के द्वारा भी किया जा सकता है जो बच्चे रह गए हैं और जो आरोप लगा रहे हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ अनियमितता हुई है, और नियमित तरीके से, सही तरीके से ये भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाती तो मेरा भी होता। तो यहां एक सबसे बड़ा सवाल है और उसका उत्तर हम दे रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया अगर शुरू हो गई है और कुछ बच्चे रह गए हैं और उन्हें लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है तो वे कोर्ट केस के लिए जा सकते हैं। कोर्ट केस के लिए सबसे बड़ा गांधी टीवी यही कहना चाहता है कि आप विधिक सेवा में जाएं, आपको निःशुल्क अधिवक्ता मिलेगा। सशुल्क अधिवक्ता और निःशुल्क अधिवक्ता में क्या अंतर है? यह अंतर यह है कि आप विद्यार्थी हो, बेरोजगार हो, आपके लिए जो अधिवक्ता चुना जाएगा उसकी फीस सरकार देगी, केंद्र सरकार देगी। ऐसा नहीं है कि निःशुल्क होगा। आप जाएंगे, फॉर्म भरेंगे, अपने एविडेंस वगैरह पेश करेंगे, और वहां उसके बाद पैनलिस्ट होते हैं कुछ वकील कि हम इस प्रकार सरकार की सहायता से, सरकार जो फीस देती है उस पर हम लड़ने के लिए तैयार है। तो उससे आपको फीस देने की जरूरत नहीं है, उनको फीस मिलेगी जो गवर्नमेंट देगी, और प्लस हर पेशी पे वो पेश होंगे। ऐसा नहीं दूसरे वकील पेश नहीं होते होंगे, लेकिन सरकारी वकील जब वो आपके साथ आएंगे तो एक तो आपका खर्चा बंद होगा, आप लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो सकते हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ना हो तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो सकते हो क्योंकि आपका पैसा नहीं लगेगा। पैसा उगाने की गलती हमने एक बार की है, गड़बड़ा गए। उसके बाद हमने देखा कि पैसा उगाने के सिस्टम में सारा आंदोलन समाप्त हो जाता है। एक बेरोजगारों का जो आंदोलन चल रहा है, सबसे पहली बात, अभी आप जोर लगाकर 400-500 हो गए हो, जैसे जैसे बच्चे नौकरी में जाते रहेंगे और जिन जिन बच्चों का होता रहेगा वे नौकरियां ज्वाइन करते रहेंगे, संख्या कम होती जाएगी। संख्या ज्यादा बनाए रखो और तुरंत ही आप आंदोलन की रूपरेखा रखो। और इसीलिए हमने कहा है कि सब मिलकर आंदोलन करें, सीसीए वाले, वेटिंग वाले, नई वैकेंसी वाले, B2C1 वाले, डिप्लोमा सीसीए वाले, 109 बैच वाले, हुबली में जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो बच्चे सब मिलकर। तो अगर सब प्रॉब्लम में से अगर मान लो 10 प्रॉब्लम इकट्ठे कर लिया, 10 में से अगर 100 बच्चे भी पहुंच गए तो 1000 लोगों की संख्या दिखती है। और 1000 लोगों की संख्या हर समस्या के साथ, अगर मान लो 1000 लोग पहुंचे और सीसीए वाले 50 लोग ही पहुंचे, 950 लोग दूसरे हैं, तो वो जो 950 लोगों की संख्या है वो सीसीए वाले एप्लीकेशन के ऊपर वजन के रूप में आ जाएगा। 1000 लोगों का वजन आपके साथ होगा। तो ये एक डिप्लोमेसी हम आपको बता रहे हैं हर बार कि आप सबको साथ लो, लेकिन क्या होता है पता नहीं, राजनीतिक सोच इन युवा बेरोजगार साथियों के संगठनकर्ताओं में कहां से आ जाती है। वे सबको हटा देते हैं, अकेले लड़ने की कोशिश करते हैं, और उसका असर ये होता है कि 3-4 महीने लड़ते हैं और उसके बाद वो काम खत्म हो जाता है, जैसे अभी वेटिंग वालों का हो गया है। तो सीसीए वाले भी यही कर रहे हैं, लगातार जगाते हैं हम सबको मिलकर चलने के लिए, फिर सब अकेले अकेले भागने लगते हैं। तो सबने अपने अपने नेता चुन रखे हैं, उन नेताओं ने एक टेरिटरी बना रखी है कि भाई ये बच्चे हैं, मेरे को इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, बस इनके तक। अब जब गांधी टीवी कुछ काम करने लगता है तो वो बच्चे सब, वो नेता सब सक्रिय हो जाते हैं, और फिर सक्रिय होता है तो गांधी टीवी सोचता है कि भाई सब नेता सक्रिय हो गए, अब हमें उनको कर लेने दो, क्योंकि हमें क्रेडिट तो लेना ही नहीं है ना। हम अगर क्रेडिट लेने वाले होते तो हम उनको कहते कि नहीं आप हटो, हम करेंगे, लेकिन वो करते ही नहीं है, उनका आंदोलन फेल हो जाता है क्योंकि वो अकेले चलते हैं। तो हम आप लोगों से ये निवेदन करते हैं कि आप सब एकत्रित हों और इकट्ठे हों और एक साथ अपने आवाज को बुलंद करें। ये चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में वोटों को देखती है राजनीतिक दल। आप इस चीज को आप अपने दिमाग से निकाल देना कि कोई भी दल बेरोजगारों को रोजगार देने के पक्ष में है। अगर होता तो संविदा प्रथा को कुप्रथा घोषित करते, कहे ना। अगर हिम्मत है तो बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी, रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी ये करें ना अपने विभाग से ठेका प्रथा को समाप्त। संविदा प्रथा के रूप में जो कुप्रथा चल रही है, जो शोषणवादी नीति चल रही है, उसको करें ना समाप्त।
अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी कहे ना कि मैं सरकार में आऊंगा या हमारी पार्टी सरकार में आएगी तो संविदा प्रथा खत्म करेंगे, ये जो कुप्रथा है बेरोजगारों का शोषण करने की प्रथा, इसको हम समाप्त करेंगे। कोई नहीं कहता, न अरविंद केजरीवाल कहते, न नीतीश कुमार कहते, न अखिलेश कहता, कोई भी किसी को भी लेना देना नहीं है बेरोजगारों युवाओं के शोषण काल से। ये शोषण काल चल रहा है युवा बेरोजगारों का, और नौकरियां समाप्त की जा रही है। ठेके पर लेने वाली कंपनियों को युवा बेरोजगारों को शोषण करने के लिए पेश कर रही है हमारी सरकारें। कोई भी दल हो, हर दल सत्ता में आने के बाद ठेका प्रथा को और अधिक मजबूत करती है, क्योंकि ठेकेदार शायद कमीशन देते होंगे इनको। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनसे कोई ना कोई बड़े अधिकारियों को और बड़े नेताओं को फायदा होता होगा। युवा बेरोजगारों को रोजगार नहीं देकर उनको शोषण के लिए पेश करने से कोई न कोई फायदा देश के शासन को, देश के शासन सियासतदानों को, शासन करने वाले राजनीतिक दल के नेताओं को होता होगा। इसलिए ये संविदा रूपी कुप्रथा को जिंदा रखना चाहते हैं, ठेका प्रथा को जिंदा रखना चाहते हैं जो कुप्रथा है। और जब तक हम कुप्रथा नहीं कहेंगे इसे, तब तक इसको समाप्त करने की कोई कहेगा भी नहीं। तो मैं सभी यूट्यूबर साथियों से निवेदन करता हूं, जितने भी कोचिंग संचालक हैं उनसे निवेदन करता हूं, युवा संगठनों के लिए काम करने वाले, युवा बेरोजगारों के लिए काम करने वाले संगठनों से निवेदन करता हूं कि संविदा प्रथा को कुप्रथा कहना शुरू करें। जिस प्रकार सती प्रथा को जब तक सती प्रथा कहा गया तब तक वो कुप्रथा नहीं प्रचारित हुई, और जब कुप्रथा के रूप में उसे प्रचारित किया गया तो सती प्रथा बंद हुई। इसी प्रकार जब तक आप संविदा को, ठेका प्रथा को कुप्रथा नहीं कहेंगे तब तक यह बंद नहीं होगा। इसे कुप्रथा के रूप में प्रचारित करिए और इस प्रथा को उखाड़ फेंकने के लिए एक हो जाइए। हमारी सरकारें देश को खोखला कर रही है, बेरोजगारों को कह रही है प्राइवेट जॉब में जाएं, और प्राइवेट जॉब में जो नौकरी है वो शोषण है। कितनी तनख्वाह दी जाती है? बेरोजगार क्यों 3 साल 4 साल कोई 5 साल तैयारी करेगा, पैसा खर्च करेगा, समय खर्च करेगा। अगर हमारे देश की प्राइवेट कंपनियां, उद्योगपति अगर सरकारी नियम के अनुसार तनख्वाह देने लगे, सरकार के बनाए हुए नियम के अनुसार तनख्वाह देने लगे, तो कौन पागल है उधर जाएगा? प्राइवेट नौकरी नहीं कर लेगा। 4 साल में वो कम से कम इतना तो कमा लेगा, वहां तैयारी करेगा, उतने बहुत अच्छा एक अमाउंट उसके पास इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन हमारी सरकारें शोषण करने की नीतियों पर आगे काम करती है, और इन नीतियों के खिलाफ बोलना ही सच्ची पत्रकारिता है। हम बोल रहे हैं, आपको अच्छा लगे तो साथ जुड़ना, अगर बुरा लगे तो भी हम बोलते रहेंगे, क्योंकि वास्तविकता यही है कि बेरोजगारों का, किसानों का शोषण कर रही है राजनीतिक दल की पद्धतियां। कोई भी हो, सभी भाषण देकर सरकार में आते हैं और बाद में हालात वही हो जाते हैं। तो राहुल गांधी से भी निवेदन, अगर वे सत्ता में आना चाहते हैं तो संविदा कर्मी को कुप्रथा के अंतर्गत शोषण की प्रथा घोषित करिए, फिर देखिए आपको कौन आने से रोक सकता है 2024 में। और नरेंद्र मोदी अगर बचना चाहते हैं 2024 में सत्ता विहीन होने से, तो आप बेरोजगारों को रोजगार दीजिए और घोषणा करिए आप भी कि आप तो घोषणा के आप तो कर सकते हो क्योंकि आप सत्ता में हो, तो संविदा कर्मी और संविदा प्रणाली, ठेका प्रथा प्रणाली बंद करिए। देश के बेरोजगारों को आपकी मदद की जरूरत है। देश के बेरोजगारों को अगर हम सक्षम बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, देश का भविष्य मजबूत होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। अगले एपिसोड में हम मुंबई में नॉर्मल और सीसीए के बीच में जो दिक्कतें आ रही है उस पर हम बात करेंगे। जुड़े रहिए गांधी टीवी से। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।